नमस्कार। टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेश शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, EW रिजर्वेशन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब से जजमेंट आया है यानी 7 नवंबर से हम भारी पैसों पेश में हैं। क्या इस पर वीडियो बनाएं या न बनाएं? क्या इसमें जो खामियां हैं उनको उजागर करें या न करें? फिर भी हमको हमारा अंतरात्मा रह के कह रहा है कि नहीं, आप उठिए और इसमें जो गलतियां हैं, जो खामियां हैं, उसके बारे में आप लोगों को जागृत कीजिए, लोगों को बताइए। क्योंकि अगर आज आप चुप बैठ गए तो फिर आप अपने सोसाइटी के साथ, अपने समाज के साथ, देश के तमाम लोगों के साथ आप अन्याय करेंगे। इसलिए मैं विवश होकर ये वीडियो बना रहा हूँ। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट जो 7 नवंबर को संवैधानिक पीठ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के संवैधानिक पीठ के द्वारा किया गया है। साथियों, ये प्रकरण है जनहित अभियान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जिसका रिट पिटीशन सिविल 55/2019 है। इसमें हालांकि कई सारे पिटीशन लगे थे, इन सभी पिटीशनों को मर्ज कर दिया गया था और एक साथ इसकी सुनवाई हुई थी। तो इसके बारे में हम आज चर्चा करना चाहते हैं। अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो जिस तरह से द्वापर युद्ध में, द्वापर काल में महाभारत जैसा भीषण युद्ध हुआ था जिसमें लाखों सैनिकों की कुर्बानियां हुई थी तथा 100 कौरवों का नाश हो गया था, तो इस तरह से ये इतना बड़ा विध्वंसक, इतना लाखों सैनिकों की कुर्बानी आखिर क्यों हुई थी? क्योंकि उस समय के जो कर्ता धर्ता थे, जो मंत्री थे, उनके आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। वो देशभक्ति में, देश सेवा में इतने लीन थे कि उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सही और गलत क्या है उस पर वो मौन थे। जो भी कर रहे थे, कौरव पक्ष के जो थे वो जो भी बोलते थे उनके अपोजिट में इन लोगों को नहीं बोलना था। अगर उस समय ये बोल दिए होते कि नहीं ये गलत हो रहा है, गुरु द्रोणाचार्य बोल दिए होते, कृपाचार्य बोल दिए होते, भीष्म पितामह जी बोल दिए होते कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये जो इतना भारी विध्वंसक हुआ था, महाभारत युद्ध हुआ था, 100 भाइयों की कुर्बानी हो गई थी, उनके साथ साथ लाखों सैनिकों का सर्वनाश हो गया था, ये बच गया होता। सेम स्थिति आ रही है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट से एक नया आंदोलन का आगाज होने जा रहा है, एक नया मूवमेंट का आगाज होने जा रहा है। क्योंकि इस जजमेंट में कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसी बातें निकल के आई हैं, ऐसी परिपाटी निकल के आ रही हैं जो एक नई शुरुआत को जन्म दे रही है। और नई शुरुआत को जन्म देना ये संभवतः संविधान में नहीं है। अगर हम संविधान की बात करें, हालांकि इस जजमेंट में ये 399 पेज का जजमेंट है जिसमें 4 माननीय जजों ने अपना डिसीजन दिया है और उस डिसीजन में बहुत सारे बातों को कोट किया गया है। जितने भी जजमेंट हुए हैं, लैंडमार्क जजमेंट हुए हो, चाहे सिंगल बेंच का हुआ हो, डबल बेंच का हुआ हो, ट्रिपल बेंच का हुआ हो, सारे जजमेंटों को कोट किया गया है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट केशवानंद भारती को भी कोट किया गया है। इसमें 368 का भी प्रश्न उठाया गया है और मौलिक अधिकार 13 का भी उठाया गया है कि 368 के तहत सरकार संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिंसिपल निकल के आया था कि हाँ, 368 के तहत सरकार संविधान के किसी भी अनुच्छेद में परिवर्तन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, यानी बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो उस समय के जाने माने वकील जानकी पालकीवाला जी थे, सरकार के वकील
भी थे, तो सरकार के द्वारा पूछा गया कि भैया ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, संविधान का ऐसा कौन सा तत्व है जो बेसिक स्ट्रक्चर है, किसका हम अवहेलना नहीं कर सकते, किसमें संशोधन नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही बताया गया था कि हम जब समय आएगा तब बताएंगे कि संविधान का मूल ढांचा क्या है, संविधान का मूल भावना क्या है। साथियों, हम तो ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी जब संविधान बन रहा था उस समय भी आरक्षण का मुद्दा बहुत गहराया हुआ था। आरक्षण के मुद्दे पर कई दिनों तक बहस हुआ था। आरक्षण उस समय भी लागू करने के पक्षधर नहीं थे, लेकिन जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं था, परतंत्र था, उस समय से ही माननीय भीमराव अंबेडकर जी ने एसटी एससी के लिए रिजर्वेशन की, उनके लिए स्पेशल विधानसभा, स्पेशल विधायिका की मांग वो कर दिए थे, अंग्रेजों से वो मांग कर दिए थे, परतंत्र भारत में ही वो कर दिए थे, क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा भेदभाव था। उस भेदभाव से खुद अंबेडकर जी का जीवन यापन बीता है, उस भेदभाव को वो दूर करना चाहते थे और उसी भेदभाव को दूर करने के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया। हालांकि संविधान के विधायिका में जो प्रतिनिधित्व का मामला था, प्रतिनिधित्व पर यह बोला गया था कि सिर्फ 10 वर्ष तक के लिए आरक्षण होगा, लेकिन शैक्षणिक संस्थाओं में और नौकरियों में ऐसा नहीं था। शैक्षणिक संस्थाओं और नौकरियों के लिए संविधान के भाग 4 में इसका प्रावधान किया गया था और सरकारों के ऊपर छोड़ दिया गया था कि सरकार राज्य के लिए चाहे तो ऐसा प्रावधान कर सकती है, यानी ये आवश्यक नहीं था। फिर सबसे पहला केस आया, जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ तो मद्रास राज्य हुआ करता था उस समय, जो इस समय तमिलनाडु में है। तमिलनाडु ने शैक्षणिक संस्थाओं में हरिजन आदिवासियों के लिए, जो दबे थे, पिछड़े थे, शोषित थे, वंचित थे, जो कमजोर थे, उनको शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने के लिए एक प्रावधान किया। उस प्रावधान के तहत उस समय के वहां के चंपकम राजम दुरई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि भैया ये तो हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, ये तो धारा अनुच्छेद 14, 15, 16 का उल्लंघन है। उसमें लिखा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जन्म, उसके स्थान, लिंग, जात, नस्ल के हिसाब से भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये तो सीधे स्पष्ट जाति के आधार पर रिजर्वेशन का व्यवस्था किया गया है, जाति के आधार पर उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है, ये हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि हाँ, ये वाकई में धर्म, जाति और नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है और उनके आरक्षण की प्रक्रिया को कैंसिल कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। तब लगने लगा था कि सरकारें जो दबे, कुचले, शोषित, वंचित हैं, उनके उत्थान के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में ही कर दिया गया था। और संविधान के अनुच्छेद 13 में ऐसा लिख दिया गया था कि ऐसा कोई भी नियम, कोई कानून, कोई संशोधन, कोई विधेयक सरकार नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकार का अतिक्रमण करती हो या मौलिक अधिकार का हनन करती हो। अगर मौलिक अधिकार के हनन से संबंधित कोई नियम कानून बनता है तो वहां तक, जहां तक वह मौलिक अधिकार का अतिक्रमण करता है, वहां तक वो ऑलरेडी शून्य माना जाएगा। बहुत विषम परिस्थिति आ गई। फिर उस समय के प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने 1951 में ही संविधान का संशोधन कर दिए और जहां पे ये लिखा गया था कि इसके आधार पर शोषण माने भेदभाव नहीं किया जा सकता, उसी में लिखवा दिए कि नहीं, अगर इनके जीवन स्तर को ऊंचे उठाने के लिए, क्योंकि ये शोषित हैं, द्रवित हैं, वंचित हैं, इनको अगर ऊपर उठाने के लिए कोई राज्य कोई नियम कानून बनाता है तो ये इस धारा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
इस पर बहुत दिनों तक डिबेट चला। अभी गोलकनाथ का मामला भी एक लैंडमार्क जजमेंट में ही माना जाता है। उसने भी माना, गोलकनाथ जी ने, कि नहीं, ये गलत है। 368 के तहत सरकार मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, नहीं परिवर्तन कर सकती, जो है वो सही है। तब ऐसा लगने लगा था कि अब माने ये जो सामाजिक कार्य हैं, जो इन लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाले कार्य हैं, ये कभी संभव नहीं हो पाएंगे। उसी समय बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया केशवानंद भारती का। केशवानंद भारती जी ने माना कि नहीं, ये जो आरक्षण है ये सही है, ये तर्कसंगत है। अगर ये नहीं देंगे तो गरीबी उन्मूलन कभी संभव ही नहीं होगा, कभी समानता ही नहीं आ पाएगी। इसलिए ये जो संशोधन किए गए हैं ये सही हैं। लेकिन फिर भी सरकार को संशोधन करने की असीमित शक्ति नहीं है। सरकार को इतना पावर नहीं है कि वो संविधान में असीमित संशोधन कर दे। एक चीज और बोला गया था केशवानंद भारती जी वाले मैटर में, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली गई थी कि सरकार संशोधन तो कर सकती है लेकिन संविधान का पुनर्लेखन नहीं कर सकती। माने इस तरह के लैंडमार्क जजमेंट हैं जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरी है, हमारा देश आज बचा है। तो सिर्फ ऐसे महान न्यायाधीश जो हुए हैं उन्होंने बहुत सारा मेहनत करके अपने देश को बचाए हैं। लेकिन आज संविधान का व्याख्या ही बदल दिया जा रहा है, संविधान की भावना को ही बदल दिया जा रहा है। आरक्षण की भावना जो थी, आरक्षण देने का प्रावधान क्यों आया, इसको अगर समझा जाए तो उसके हिसाब से ये जजमेंट हमको कतई तर्कसंगत नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आरक्षण देने का मूल भावना सिर्फ यही था कि जिन लोगों को हजारों सालों से उनके हक अधिकार को छीना गया था, उनको शिक्षा से वंचित रखा गया था, उनको अर्थ से वंचित रखा गया था, उनको जमीन जायदाद से वंचित रखा गया था, उनको रास्ते पर चलने से वंचित रखा गया था, इसके एवज में आरक्षण का प्रावधान किया गया था, प्रावधान किया गया है। तो जब इसके आधार पर किया गया है, तब ये आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का बात हमें कतई समझ में नहीं आता। फिर भी अगर हम मान लें कि आज भेदभाव खत्म हो गया है, तो कैसे लें कि भेदभाव आज खत्म हो गया है। आज भी हमारे देश में लोग जातियों के शिकार हो रहे हैं, छुआछूत के शिकार हो रहे हैं, भेदभाव के शिकार हो रहे हैं। तो कैसे मान लें कि आज हमारे देश में भेदभाव खत्म हो गया है, सारे लोग इक्वल हो गए हैं। अभी हाल ही में एक घटना घटी थी, कोई बच्चा जो नाबालिग था बेचारा, वो किसी गुरुजी का जो स्वर्ण थे उनके घड़ा से पानी पी लिया था। अछूत व्यक्ति उनके घड़ा से पानी, यानी उनके घड़ा को टच कर दिया गया था, उनको पीट कर मार दिया गया। ये भेदभाव कहाँ बंद है भैया? जब ये भेदभाव बंद नहीं है, छुआछूत बंद नहीं है, तो आप आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा साथियों, मैं कुछ आरक्षण के बारे में और चीजें कहना चाहता हूं। ये जो आरक्षण हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी 2019 में 103वां संविधान संशोधन करके लागू करवाया, इस आरक्षण का मांग कभी भी, माने आजादी के आज दिन तक भी, किसी जनरल कैटेगरी के व्यक्तियों के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा, किसी श्रवण संस्था के द्वारा आरक्षण का मांग नहीं किया गया। यानी बिना मांग किए ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री देने के मशहूर हैं। इसके अलावा जो चीज संविधान में लिखा है उस चीज को देने के लिए 40, 50 साल लग गए सरकारों को। लेकिन जो चीज लिखा नहीं है
उस चीज को लागू करने के लिए महज 4 दिन में ही लागू हो गया। सोचिए ये कितनी विडंबना है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि 8 जनवरी 2019 को लोकसभा में ईडब्ल्यूएस का बिल पेश हुआ और 8 तारीख को भारी बहुमत से पास हो गया। 9 तारीख को राज्यसभा में पेश हुआ और 9 तारीख को ही राज्यसभा में पास हो गया। 10 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति जी का दस्तखत हो गया और 12 तारीख को भारतीय राजपत्र जो होता है, गजट जो होता है, उस गजट में प्रकाशन हो गया, यानी 12 तारीख से लागू हो गया। सोचिए, ये 10% आरक्षण आप जो आर्थिक आधार पर दे रहे हैं, इसका पहले सर्वेक्षण तो करा लीजिए। क्या वाकई में 10% गरीब हैं स्वर्ण जनरल कैटेगरी में कि नहीं हैं? एक आयोग बनाइए, कमेटी बनाइए, सर्वे करवाइए। अभी तक हमारे देश में कास्ट आधारित जनगणना नहीं हुई है। वो तो भला माने हम अंग्रेजों का जो 1931 में कास्ट आधारित जनगणना करवाए थे, उन्हीं के आंकड़ों को पर अगर विश्वास करें तो 85% ST SC OBC हैं, मात्र 15% जनरल हैं। 15% जनरल को 10% रिजर्वेशन आपके द्वारा दिया गया है। यह कहां तक जायज है? कैसे इसमें सामाजिक न्याय होगा? कैसे समाज के अन्य लोग समाज के मुख्य धारा में जुड़ेंगे? इस जजमेंट से कई सारे सवाल आज पैदा हो रहे हैं कि इस तरह का जजमेंट अगर न्यायपालिका से हो, साथियों न्यायपालिका पर सारे लोगों का विश्वास होता है। न्याय कहा जाता है कि पंच परमेश्वर के समान होता है। पंचों के मुख से भगवान बोलता है। पंच जिसको मान लिया जाए, अगर वो पंच के कुर्सी पर विराजमान हो जाए तो वह अपने दुश्मन के साथ भी न्याय करता है। ये हम लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं। जब पंच परमेश्वर होता है तो ये कैसा परमेश्वर है? ये कैसा परमेश्वर है जब देश की आधे से अधिक जनसंख्या, देश की आधे से अधिक आबादी के पास पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है और 15% ऐसी आबादी जिनके पास देश का 85% संसाधन है और 85% कौम के पास मात्र 15% संसाधन है। उस 85% संसाधन वाले 15% व्यक्ति को आप 10% रिजर्वेशन दे रहे हैं। मैं आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन देने का कतई विरोधी नहीं हूं, मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं, लेकिन आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन देने से पहले आप सबसे पुअर से पुअरेस्ट व्यक्ति को चिन्हित कीजिए, जो सबसे पुअर से भी पुअरेस्ट है। जिस व्यक्ति की इनकम महज महीने में 4 से 5 हजार होती है, वो भी 4 से 5 हजार कमाने के लिए 10-10, 20-20 किलोमीटर की ठोकर लगानी पड़ती है। बेचारे 7 बजे उठते हैं और 20 किलोमीटर दूर जाके किसी चौराहे पर खड़े हो जाते हैं। यानी जिस तरह से पहले गुलाम बिकते थे, दास बिकते थे, दास प्रथा हुआ करती थी, उस तरह से जैसे भेड़ बकरियों का बाजार लगता है, उस तरह से चौराहे पर खड़े हो जाते हैं कि किसी भाई को अगर काम हो तो मजदूर वहां से उठा के ले जाए और दिन भर काम कराए और रात में वही 100-200 रुपया दे और 100-200 रुपया लेके अपने घर आते हैं। 200 रुपया कमाने वाला व्यक्ति, यानी अगर भगवान ने चाहा 30 दिन उसको काम मिल गया तो 6000 रुपया ही उसका होता है, महीने का 6000। अब 6000 में वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कपड़ा लेगा, नून लेगा, मकान बनवाएगा, क्या करेगा, दवा करेगा, इलाज करेगा। तो भैया किसको ज्यादा आवश्यकता है आज की डेट में? आरक्षण आप आर्थिक आधार पर दीजिए, लेकिन आर्थिक का मापदंड इतना मत बना दीजिए कि जो निम्न क्राइटेरिया का है, जो हाशिए पर खड़ा है, वो वहां तक कभी पहुंच ही ना पाए। जब वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा तो वो व्यक्ति उनसे समानता कैसे कर पाएगा? मेरा तो मानना यह है कि आप ये 10% आरक्षण दिए हैं, इसको 20 कर दीजिए, लेकिन इसका मापदंड जो है, इसका मापदंड स्पष्ट बनाइए, इसमें पारदर्शिता रखिए,
ताकि कोई भेदभाव नहीं हो सके। आज ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र बन रहे हैं, बहुत सारे प्रमाण पत्र हम लोगों ने भी बनवाया है। पिता के नाम से 50 एकड़ जमीन है, लड़का अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाता है, पटवारी प्रतिवेदन आता है कि जमीन कितना है इनका, जमीन के कॉलम में नील लिखा जाता है और उसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। पिता एम्प्लॉइज है, पिता का सैलरी, बेसिक सैलरी दिखा दिया जाता है, अन्य नहीं दिखाया जाता है। ये जो इसमें 5 एकड़ जमीन की क्राइटेरिया है, अगर ये ही सही ढंग से क्रियान्वयन हो, पटवारी अगर सही ढंग से रिपोर्ट लगवाएं, खंड लेखक जो होते हैं, खंडपाल क्या बोलते हैं, वो अगर सही ढंग से प्रतिवेदन लगा दें, तो आज की डेट में एक भी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नहीं बन पाएगा। क्योंकि ये मेरा मानना है और ये मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जनरल कैटेगरी की स्थिति इतनी दयनीय नहीं है, इतनी दयनीय नहीं है। आज पिछड़ा वर्ग का सबसे अमीर भी व्यक्ति उन जनरल कैटेगरी के गरीब व्यक्ति की तुलना नहीं कर सकता। क्यों? इसका कारण है क्योंकि जब अंग्रेजों का शासन था उसी समय से जमींदारी प्रथा लागू थी, जिसके वो कहानी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसी समय से वो बाहुबल टाइप के थे, वो हमेशा से सत्ताधारी रहे थे और उसी का फायदा उठाते हुए सारे जमींदार हो गए, सारे जमीन उनकी हो गई। अंग्रेजों के चले जाने के बाद जब जमीनों के वितरण की प्रणाली चालू हुई तो संपत्ति का अधिकार हमारा आड़े आ गया। जो मौलिक अधिकार था 19 में संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार के तहत किसी जमींदार की जमीन छीनने का पावर सरकार को नहीं था। और ये मैटर, इसी मैटर पर इंदिरा गांधी जी 81-82 में चुनाव लड़ी थी, चुनाव जीती थी, इसी को हटाने के लिए, जमींदारी उन्मूलन करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, हमारे देश में जमींदारी का उन्मूलन कतई नहीं हुआ। कानून तो बन गए, सीलिंग एक्ट के कानून बने, कृषि जोतों की अधिकतम सीमा अधिनियम सभी राज्यों ने बनाया, लेकिन यह लागू नहीं हुआ। आज भी जो प्राकृतिक संसाधन का 85% हिस्सा है, 85% हिस्सा मात्र 15% लोगों के पास है, क्योंकि बंटवारा हो ही नहीं पाया। आज भी हम लोग न्यायालयों में प्रकरण दायर करते हैं, 200-200, 300-300 एकड़, 500-500 एकड़ जमीन का दावा दायर कर देते हैं और वहां पे यह क्लाज लिखा जाता है कि उपरोक्त दावा कृषि जोतों की सीमा अधिनियम 1960 के किसी प्रावधान से प्रावधानित नहीं है। उसको न्यायालय आंख मूंद करके मान लेती है कि हाँ ये उससे प्रावधानित नहीं है, उससे माने वो प्रभावित नहीं है, जबकि हम कर रहे हैं 500 एकड़ जमीन का। तो आखिर ये कृषि जोतों की अधिकतम सीमा कितना है? उस सीमा से अधिक है तो ये क्यों प्रभावित नहीं है? लेकिन इसको देखने वाला आज भी कोई न्यायालय नहीं है, उसी पे जजमेंट होता है और होता चला आ रहा है। इस तरह से साथियों, आज हम कहना चाहते हैं कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन लागू हो, मैं भी चाहता हूं, मैं इसके विरोधी नहीं हूं, लेकिन इसका जो मापदंड बना है, यह मापदंड कतई तर्कसंगत नहीं है। मापदंड इसका उस क्राइटेरिया का बनाया जाए जिस क्राइटेरिया का सबसे पुअर से पुअरेस्ट व्यक्ति प्राप्त करता हो, या प्रत्येक व्यक्ति, भारत के प्रत्येक व्यक्ति की आय अगर हम देखें तो 178 रुपया पर डे है, तो 178 रुपया पर डे कमाने वाला व्यक्ति यानी 200 रुपया पर डे यानी 6000, तो 12×6 = 72 यानी 1 लाख। इसकी अधिकतम क्राइटेरिया 1 लाख रखी जाए कि 1 लाख से अधिक कमाने वाला व्यक्ति ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में किसी कीमत पे नहीं आएगा, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जब इस क्राइटेरिया को हम 10 साल लागू कर दें तो 10 साल में जो सबसे पुअर से पुअरेस्ट व्यक्ति है उनकी आर्थिक स्थिति कुछ ऊपर उठ जाएगी। तब इस हम क्राइटेरिया को बढ़ा दें, फिर हम धीरे धीरे बढ़ाते रहें और बढ़ा के हम 8 लाख 10 लाख जो भी करना हो कर दें। लेकिन अभी ये स्थिति नहीं है 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए कभी कतई तर्कसंगत नहीं है। इसके अलावा साथियों,
मैं अगर जजमेंट की कुछ बातें करूं तो जजमेंट 3-2 से हुआ है। इसके निराकरण करने के लिए 3-4 प्रश्न बनाए गए थे। हालांकि बहुत लंबा चौड़ा जजमेंट है, उसको पढ़ के बताना तो संभव नहीं है, क्योंकि वैसे भी वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। इसमें पहला प्रश्न बना था, क्या 103वां संविधान संशोधन से आर्थिक आधार पर आरक्षण देना संविधान के मूल ढांचा का उल्लंघन है? क्या 103वां संविधान संशोधन से निजी स्कूल या कॉलेजों में जो आरक्षण संविधान के मूल ढांचा का उल्लंघन है? क्या ओबीसी एससी एसटी को ईडब्ल्यूएस आरक्षण से बाहर रखना संविधान के मूल ढांचा का उल्लंघन है? ये 3 प्रश्न बनाए गए थे। इसमें से 2 जस्टिस का मानना था कि यह असंवैधानिक है, क्योंकि यह संविधान के मूल भावना के विपरीत है, इंदिरा साहनी जजमेंट के विपरीत है, तथा अगर आप ईडब्ल्यूएस आर्थिक आधार पर आरक्षण देते हैं तो आर्थिक आधार पर सबसे ज्यादा गरीब ओबीसी एसटी में हैं, तो ओबीसी एसटी को बाहर रखना कतई ये संवैधानिक नहीं हो सकता। इस तरह का जजमेंट, इस तरह का भाव माननीय जस्टिस रविंद्र भट्ट जी ने दिए, तथा संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता कर रहे माननीय जस्टिस यू ललित जी ने भी दिए कि ये असंवैधानिक है, ये संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है। लेकिन 3 हमारे न्यायाधीशगण, जस्टिस पादरीवाला, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी, इन लोगों का मानना था कि नहीं, ये सही है। माननीय पादरीवाला जी ने तो यहाँ तक कहा कि आरक्षण अनंत काल तक के लिए नहीं है। तो क्या यह भेदभाव जो हो रहा है वो अनंत काल तक जारी रहे और आरक्षण बंद हो जाए? कोई बच्चा अगर घड़ा छू दे तो उसको पीट कर मार दें और आरक्षण बंद हो जाए? माने आज भी वही व्यवस्था चल रही है जो अंबेडकर जी ने जिस स्थिति से अपना जीवन यापन किया है, जिस तरह से खिड़की के पास बैठ के पढ़ रहे थे, वही स्थिति माने चल रही है। फिर भी ये आरक्षण अनंत काल तक के लिए लागू नहीं होना चाहिए, ये माननीय जस्टिस पादरीवाले जी का कहना है। तो इस तरह से साथियों, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से एक बात कहता हूं कि अगर मेरे वीडियो से किसी भाई को ठेस पहुंचा हो तो कृपया मुझे माफ करें, लेकिन मैं न्याय के साथ हूं। मैं ये नहीं चाहता कि मुझे आरक्षण मिले या मुझे आरक्षण से किसी को नौकरी मिले। मैं नौकरी नहीं करना चाहता या मेरा परिवार। मैं जनरल क्राइटेरिया से ही नौकरी करना चाहता हूं और लेना चाहता हूं, क्योंकि इतना काबिलियत रखता हूं मैं कि मैं जनरल क्राइटेरिया में फाइट कर जाऊंगा। मुझे किसी बैसाखी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बैसाखी की आवश्यकता होगी तो बैसाखी उसी को दिया जाएगा जो अपंग है। जो अपंग नहीं है, दौड़ सकता है, उसको बैसाखी देना कतई तर्कसंगत नहीं है। साथियों, अगर हम भीख देने जाते हैं, भीख देते हैं, किसी को दान करते हैं, तो हम सोचते हैं कि सुपात्र व्यक्ति को ही दान दिया जाए, जो उसको लेने के लायक हो, जिसको आवश्यकता हो। यहाँ पे आए 8 लाख का क्राइटेरिया, 65,000 रुपया महीना कमाने वाला। अरे भैया, जो गरीब हैं, जो पुअर हैं, जो एसटी एससी ओबीसी में हैं, वो 65,000 अपने जीवन काल में नहीं कमा पाते। उस व्यक्ति के लिए आरक्षण आप नहीं दे रहे हैं, जिनकी जनसंख्या 52% है। मिला भी है तो कितना, 7%, 14%, 27%। अभी तक माने 52 का आधा यानी 27 मिला है। आपकी जनसंख्या 15 है, आपको 10 मिल गया, वो भी क्राइटेरिया 8 लाख रख दी गई। अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण से समानता लाना चाहते हैं तो ये क्राइटेरिया, माननीय मोदी जी से मेरा विनम्र निवेदन है, चूंकि सरकार आपकी है, आप ये क्राइटेरिया तत्काल बदलिए। और वो जो इस तरह से झूठा मूठा प्रतिवेदन लगा के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी करवा रहे हैं कि हमारे नाम से तो जमीन नहीं है,
और उसमें लिखा भी नहीं जाता कि आवेदक के पिता के नाम इतना जमीन है, नहीं, इनके नाम से नील है तो नील, बाबा के नाम से कितनी जमीन है तो कोई नहीं लिखा जाता और ईडब्ल्यूएस आराम से बन जाता है। नहीं तो ये 5 एकड़ क्राइटेरिया ही सही ढंग से फॉलो हो जाए तो किसी व्यक्ति का ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन नहीं बन पाएगा, नहीं मिल पाएगा। इस तरह से साथियों, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो कृपया क्षमा करें। मैं आज आप लोगों के सामने जजमेंट भी शेयर नहीं कर पाया क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा जजमेंट है। इस तरह से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और कृपया आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों नमस्कार।